हेलो फ्रेंड्स, पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि देख पा रहे हो आप लोग, टॉपिक आज का लिखा हुआ है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या था, जो पिछला सेशन था हम लोगों का, उनमें हम लोगों ने ग्रोथ एंड डीके इन एलआर सर्किट कर लिया हुआ है। ट्रांजिएंट एनालिसिस आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि ट्रांजिएंट एनालिसिस वाले सेशन में लेकर चल रहा हूँ आगे। इसमें हम लोगों ने ग्रोथ देखा था पहले, ग्रोथ इन एलआर सर्किट, उसके बाद देखा था डीके इन एलआर सर्किट। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स थ्रू अ रजिस्टर। ठीक, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में पहला जो टॉपिक है वो हम देखेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। एक चीज़ और काम कीजिएगा आप लोग, जो भी नए आए होंगे इस चैनल पर, एक बार पीछे जा करके मेरा पहला वीडियो जो ट्रांजिएंट एनालिसिस है उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कई चीज़ें बेसिक्स हैं जो मैंने बता रखी हुई है। ठीक, यहाँ पे कई चीज़ें मैं बेसिक्स स्किप कर देता हूँ जनरली। तो होता क्या है कि कई बार आपको समझ में नहीं आता है, तो अगर आप पहला वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि बेसिक्स क्या क्या चीज़ें यूज की है। ऐसे तो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ बताता चलूँ। ठीक, फिर स्टार्ट करते हैं इसमें। मैं जैसा कि अब टॉपिक बताया आपको, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, चार्जिंग। ठीक, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू अ रजिस्टर। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, जनरली हमारे पास एक कैपेसिटर होगा, सर्किट डायग्राम में बना रहा हूँ, इसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं एक रजिस्टर के थ्रू। ठीक, इसको चार्ज करने के लिए हमारे पास एक बैटरी लगी होगी, बीच में की भी लगती है। जनरली मैंने की नहीं लगाया हुआ है, आप लोग चाहें तो यहाँ पे की भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एक की आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये हमारा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। ये मैंने रजिस्टर ले रखा है जिसका रेजिस्टेंस R है। ठीक, जो बैटरी लिया हुआ है इसका वोल्टेज हमने V लिया हुआ है। जो कैपेसिटर है इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैं VC मान रहा हूँ, और जो रजिस्टर है इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैं VR मान रहा हूँ। ठीक, मैं मान लेता हूँ किसी भी टाइम इंस्टेंट T पर इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो ट्रांजिएंट करंट IT है। ठीक, किसी भी टाइम इंस्टेंट T पर जो करंट है हमारे पास वो IT है। ठीक, हम लोग इसमें IT फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग चार्ज निकालेंगे, चार्ज निकालने के बाद करंट निकालेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से आता क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, इसमें हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कैसे करते हैं, जिस टर्मिनल से करंट इंटर करती है किसी भी कंपोनेंट में वहाँ का वोल्टेज हाई होता है, तो वहाँ पे हम लोग प्लस साइन लगाते हैं, दूसरे साइड निगेटिव साइड। फिर यहाँ पे करंट इंटर करे तो यहाँ प्लस साइड प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन। ठीक, अब इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैं ऐसे लगा रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे VC है, VC में हम प्लस से इंटर कर रहे हैं तो पॉजिटिव लिखा जाएगा VC प्लस। यहाँ VR है, VR में भी हम प्लस से इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे VR इज इक्वल टू V। मैं डायरेक्टली V क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल्स में इंटर कर रहा हूँ। निगेटिव आप माइनस आप V लिख करके मैं इसको क्या कर सकता था, 0। ठीक, जैसे आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, VC प्लस VR माइनस V इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से भी नीचे वाला इक्वेशन लिख सकते हैं आप लोग। ठीक, पहले ये लिख लीजिएगा फिर इसके लिख लीजिए। अब देखिए, अब जो VC होता है वो कितना होता है, किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना होता है, तो आप लोग पढ़ रखे होंगे कि ये जो होता है Q/C के बराबर, या इसको मैं लिख लेता हूँ ट्रांजिएंट चार्ज QT/C के बराबर ही होगा। ठीक, इसी तरह से VR क्या होगा है, VR हमारा जो होगा वो क्या होगा, IT इंटू R इज इक्वल टू V। IT इंटू R कहाँ से आ गया, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है इंटू रजिस्टर, V इज इक्वल टू IR आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए हमको IT चाहिए, यहाँ पे QT लिखा हुआ है, या तो मैं इसको QT में चेंज कर दूँ या इसको मैं IT में चेंज कर दूँ। ठीक, तो आप लोग पढ़े होंगे IT इज इक्वल टू dQT/dt। ठीक, जनरली T नहीं लिखा होगा आप लोगों में, ट्रांजिएंट करंट की बात नहीं की होगी, तो आपको ये पढ़ाया गया होगा I इज इक्वल टू dQ/dt, ये आपको बताया गया होगा। ठीक, यहाँ मैं ट्रांजिएंट करंट की बात कर रहा हूँ तो IT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dQT/dt, जहाँ पर QT मैं क्या ले रहा हूँ, ट्रांजिएंट चार्ज ले रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा आप लोग, QT यहाँ पे ट्रांजिएंट चार्ज है, यानी कि किसी भी टाइम इंस्टेंट T पर हम चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, अब जहाँ पे IT लिखा हुआ है वहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, इसको पुट करके मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक, यहाँ मैं ब्रैकेट में बगल में लिख देता हूँ अभी
हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू टी अपान सी प्लस आई टी की वैल्यू क्या मैंने लिखा था, डी क्यू टी बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू वी। यहाँ क्यों मैंने लिखा, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ बगल में इस साइड, जो क्यू टी होता है, सॉरी जो हमारे पास आई टी होता है, ये डी क्यू टी बाई डी टी के बराबर होता है, ठीक। इसलिए मैं ये लिख पा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं लिख पा रहा हूँ। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप लोगों को एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, डी क्यू टी बाई डी टी इंटू आर। यहाँ पर क्या है, क्यू टी अपान सी और ये भी है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ले रहा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे वेरिएबल्स और सेपरेबल मेथड से, ठीक। यानी कि जो भी एक जैसे वेरिएबल्स उनको एक तरफ कर देंगे, जो दूसरे टाइप के वेरिएबल्स उनको एक दूसरी तरफ कर देंगे। तो मैं इसमें कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ इसी इक्वेशन में। मैं क्या चेंज करूँगा, इस आर से इसमें डिवाइड करता हूँ तो इधर भी डिवाइड हो जाएगा, उसको मैं लिखने जा रहा हूँ क्यू टी अपान आर सी, इसको मैं इधर लिख चलाया, प्लस डी क्यू टी अपान डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी अपान आर, ठीक। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी चीज़ को मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ, डी क्यू टी अपान डी टी इज इक्वल टू वी अपान आर माइनस क्यू टी अपान आर सी, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ मैं 1 अपान आर कॉमन कर लेता हूँ, डी क्यू टी बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपान आर कॉमन कर लिया मैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, वी माइनस क्यू टी अपान सी, ठीक। या इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी क्यू टी अपान डी टी इज इक्वल टू 1 अपान आर अंडर ब्रैकेट वी सी माइनस क्यू टी होल टोटल अपान सी, ठीक। या इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस क्वांटिटी को मैं लेके इधर नीचे जा रहा हूँ डिनोमिनेटर में और इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी क्यू टी अपान वी सी वी इंटू सी है ये, वी सी माइनस क्यू टी इज इक्व टू 1 अपान आर सी डी टी, ठीक। ये देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हमको मिला हुआ था, उस इक्वेशन को मैंने चेंज करके कुछ ऐसा बना लिया। यहाँ पे मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ वेरिएबल्स और सेपरेबल मेथड से। यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ टाइम वाले जितने फंक्शन थे या टाइम इंडिपेंडेंट जो भी थे उनको एक तरफ कर लिया मैंने, क्यू वाले जितने फंक्शन थे उनको एक तरफ कर लिया, ठीक। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा तो इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इनिशियल कंडीशंस होंगे उसको अप्लाई करेंगे, ठीक। तो देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन साइन लगाया, अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, तो इंटीग्रेट करूँगा तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका करूँगा तो 1 अपान में है तो लाग आएगा, पहले तो मैं लिख देता हूँ जो इंटीग्रेशन आ रहा है इसका, जो क्या आएगा, ये आएगा हमारा माइनस ऑफ लॉग वी सी माइनस क्यू टी अंडर ब्रैकेट में है, यहाँ पे सी इंटू में है, ध्यान दीजिएगा, ये छोटा में लिख दे रहा हूँ बार बार, तो यहाँ पे ये इंटू में है, सबस्क्रिप्ट में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वी सी इज इक्वल टू, इधर जब आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी अपान आर सी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जो इक्वेशन हमको मिला वो क्या मिला, यहाँ पे पहले तो 1 अपान वी सी माइनस क्यू टी का लाग इतना हो जाएगा, माइनस क्यू टी है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं आगे फिर से, तो हमारा जो इक्वेशन आया हुआ इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार फिर से, माइनस लॉग बेस ई लिया हूँ मैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि बेस क्या है, ई है यहाँ पे, वी सी माइनस क्यू टी इज इक्वल टू टी अपान
आर सी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए। ठीक, अब मैं यहाँ करूँगा क्या, थोड़ा सा एक चीज़ और करता हूँ, मैं बार बार क्यू टी लिखने में दिक्कत हो रही है, तो मैं यहाँ पे टी को एलिमिनेट कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे जहाँ पर भी मैं क्यू लिखा हूँ, जैसे ध्यान समझते रहिएगा, जहाँ पर भी मैं क्यू लिखा हूँ वहाँ पे क्या है, ये समझते रहेगा कि क्यू जो है टाइम का फंक्शन है, तो मैं हर जगह क्यू टी लिख रहा हूँ। जहाँ भी क्यू लिखा हूँ वहाँ पे क्या है, वो क्यू टी लिखा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इसको मैं लेकर आगे बढ़ूँगा, तो अब यहाँ पे हमको एक इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी होगी। इनिशियल कंडीशन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए, जब टाइम इंस्टेंट जीरो रहा होगा, यानी कि मैंने स्विच को क्लोज नहीं किया था, स्विच को जस्ट क्लोज करने ही वाले थे, उस समय क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज जीरो रहा होगा। ठीक, जब हमने स्विच को क्लोज किया उसके बाद इसमें चार्ज का फ्लो स्टार्ट हुआ, तो जब चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा तब यह कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ होगा, यानी कि टाइम इंस्टेंट जीरो पर हमारा जो चार्ज होगा वो जीरो होगा। तो मैं यही इनिशियल कंडीशन यहाँ लगाने जा रहा हूँ। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, एट टी इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो, या क्यू टी इज इक्वल टू जीरो कर सकते हैं आप लोग, चार्ज है। ठीक, ये कंडीशन मैं ऊपर वाले इक्वेशन में लगाऊंगा, जिसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। इसमें अप्लाई करने के बाद हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिए यहाँ से, तो टी इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि माइनस ऑफ लॉग ई अंडर ब्रैकेट वी सी, ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ पे टी जीरो हो जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, यानी कि जो ए की वैल्यू आ गई वो माइनस ऑफ लॉग वी सी बेस ई आ गया। ठीक, अब इस वैल्यू को उठा करके, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए की वैल्यू आ गई, उसको उठा करके हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं पूरे बोर्ड को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए, ताकि इसके आगे हम और भी कुछ कर पाएँ। यह आपको इक्वेशन दिख रहा होगा, यह इक्वेशन से मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, ए की वैल्यू मिल गई, इस ए की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ जाऊँगा। ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, हमको जो मिलेगा अभी क्वांटिटी, वो मिल जाएगा माइनस ऑफ लॉग ई अंडर ब्रैकेट वी सी माइनस क्यू। मैंने अभी कहा कि क्यू टी को मैं क्या लिखूँगा, क्यू, इसलिए मैंने क्यू लिख लिया, इज इक्वल टू टी अपान आर सी प्लस ए, सॉरी ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो मैं ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, प्लस ए ना करके यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस माइनस ऑफ लॉग ई वी सी। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। अब इसके आगे फिर से बढ़ेंगे हम लोग। अब हमारा पर्पज़ क्या है, यहाँ पे हमारा पर्पज़ ये है कि हम पहले क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक, क्यू टी की वैल्यू कितनी आएगी, ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू हमारा फाइंड आउट करना है। अब क्यू टी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लाग वाली जो दोनों क्वांटिटीज है उनको एक साइड करूँगा, और लाग वाली दोनों क्वांटिटीज को एक साइड करने के बाद वहाँ से मैं क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। ठीक, तो देखिए आगे बढ़ता हूँ मैं, इसको इधर लेके जा रहा हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जनरली, माइनस ऑफ लॉग ई वी सी माइनस क्यू प्लस लॉग वी सी बेस ई इज इक्वल टू टी अपान आर सी। ठीक, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेने जा रहा हूँ दोनों में से, तो माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस कॉमन कर दूंगा, या माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ही बात एक ही होगी। मैं सीधे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ना कॉमन लेकर के सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ई वी सी माइनस क्यू माइनस ऑफ लॉग वी सी, ठीक, इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी अपान आर सी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक। इसके बाद आप लोग जानते हैं log m माइनस log n क्या होता है, log m अपान n, तो वही फार्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, यही प्रॉपर्टी है log की, यहाँ अप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, log e वी सी माइनस क्यू अपान वी सी। ठीक, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ टी अपान आर सी। अब यहाँ से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, या एक काम मैं भी कर सकता हूँ, log को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। तो मैंने बताया हुआ था कि अगर तो हम लोग यहाँ से log हटाते हैं, पहले वीडियो में मैंने सारा कुछ बता रखा बेसिक, यहाँ से मैं log हटाऊँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मैं log हटा रहा हूँ, तो वी सी माइनस क्यू अपान वी सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, e टू द पावर माइनस टी अपान आर सी।
ठीक, ध्यान दीजिएगा e टू द पावर माइनस टी अपन आर सी। कई जगह पे इसको ऐसे भी लिखा गया होगा ए एक्स पी माइनस टी अपन आर सी, कन्फ्यूज ना होइएगा, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक, चाहे ये लिखे दोनों बराबर हैं, ये चीज़ लेके कन्फ्यूज ना होइएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए वी सी माइनस क्यू अपन वी सी, वी सी में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस क्यू अपान वी सी इज इक्व टू ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी। अब मैं फिर से क्या करने जा रहा हूँ, मुझे क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने पहले बता दिया था कि मुझे ट्रांजिएंट चार्ज क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब क्या, इस क्वांटिटी को इधर लाएं, इसको इधर लेके चले जाएं। तो मैं लिख सकता हूँ क्यू अपान वी सी इज इक्व टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी। ठीक, या यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी वी सी अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी। ठीक, ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। या जनरली मैं लिख सकता हूँ ये हमारे पास ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू है क्यू टी की वैल्यू वी सी अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी। ठीक, ये आर अलग है, ये है हमारे पास ये ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू आ गई। ठीक, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था, या होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ों को मैंने बता दिया हुआ है, इसमें कुछ भी मैंने स्किप नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें और फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि चार्ज हमारा कैपेसिटर हमारा चार्ज होना शुरू हुआ, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ, तो अगर हम उसको अनंत काल के लिए या इनफाइनाइट टाइम के लिए चार्ज करें, इनफाइनाइट टाइम का मतलब मैंने बताया हुआ था पिछले क्लास में, बताया हुआ था कि इनफाइनाइट टाइम का मतलब फिजिक्स में होता है सफिशिएंट टाइम। ठीक, यानी कि वह टाइम जितने में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाए उसको हम लोग सफिशिएंट टाइम मानते हैं, और सफिशिएंट टाइम के बाद चाहे उसको जितने देर तक छोड़ दें वो फिर से दोबारा चार्ज नहीं होगा जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं इनफाइनाइट टाइम। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं उसको इनफाइनाइट टाइम के लिए चार्ज करूँगा तो उसमें मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा। ठीक, तो मैं मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं करूँगा क्या, टी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दूँगा। ठीक, तो ऐसे यही मैं करने जा रहा हूँ। बोर्ड को मैं फिर से अगेन शिफ्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा चीज़ें इस बोर्ड पे लिखी हुई हैं, मैं शिफ्ट करके लिख रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ठीक, अब देखिए यहाँ से मैं कुछ कंडीशंस लगाने जा रहा हूँ। मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, ट्रांजिएंट चार्ज एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये चीज़ समझते रहिएगा, टी इनफाइनाइट का मतलब सफिशिएंट टाइम है यहाँ पे। ठीक, अब टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर मैं चार्ज निकालने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा बोर्ड ऊपर हो गया ज़्यादा। कितना आएगा, ये हमारा चार्ज मिला हुआ है, इसमें मैं टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए क्यू इनफाइनाइट की वैल्यू इज इक्वल टू वी सी एज इट इज आएगा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर, टी की वैल्यू क्या पुट करूँगा माइनस इनफाइनाइट अपान आर सी। ठीक, अब ए टू द पावर माइनस इनफाइनाइट अपान आर सी है, तो ये क्या हो जाएगा टोटल का टोटल, ये 1 अपान में आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, वी सी अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपान ई टू द पावर इनफाइनाइट अपान आर सी। अब ई टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी और 1 अपान इनफाइनाइट की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होगी या जीरो होगी। ठीक, तो इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, ये जो हमारी क्वांटिटी है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी जीरो के बराबर। तो यानी कि हमारा जो आ जाएगा वैल्यू वी सी को -1 करती वी सी को 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये वी सी आ जाएगा, यानी क्यू इनफाइनाइट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई वी सी के बराबर। इसी चीज़ को हमें जूम कर लेंगे क्यू नाट। क्यू नाट क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर। ठीक, ये जो क्यू इनफाइनाइट मैंने निकाला ये कैपेसिटर पर स्टोर होने वाला मैक्सिमम चार्ज है। ठीक, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैंने क्यों निकाला कि कैपेसिटर पे हमारा मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर होगा, यहीं से हम लोग सारा कुछ और भी काम करेंगे आगे का। ठीक, अब देखिए वी सी की वैल्यू क्यू नाट आ गई, तो यहाँ पर मैं क्यू नाट पुट कर सकता हूँ। एक चीज़ और यहीं पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पे माइनस टी अपन आर सी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा माइनस टी अपन आर सी। हम लोग फाइंड करेंगे कि आर सी का यूनिट क्या होगा या डायमेंशन क्या होगा। ठीक, तो मैं आर सी का यूनिट फाइंड आउट करता हूँ। यहीं पे आर सी है
RC की यूनिट क्या होगी, R के लिए हम लोग लिखेंगे, R क्या होता है, R की यूनिट क्या है हमारी, V/A, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक। और C की यूनिट क्या होती है, कूलाम पर वोल्ट, यहाँ पे वोल्ट पर एम्पियर है और इसकी क्या आ जाएगी, कूलाम पर वोल्ट, C/V, ठीक। वोल्ट से वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ C बचा हुआ है, यहाँ पे A है। C किसकी यूनिट है, चार्ज की, और सॉरी ये कूलाम है और ये क्या है, एम्पियर है। Q इक्वल्स टू IT आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि 1/एम्पियर जो होता है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, कूलाम को इनटू में करके I इंटू T, यानी कि A इंटू सेकेंड, ठीक। अपान में 1 है, ये एम्पियर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सेकेंड, यानी कि जो RC की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, सेकेंड आएगी, ठीक। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल में जो पावर होती है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो ऐसे आप लोग देख रहे हैं कि अगर ऊपर टाइम है तो नीचे वाले होल टोटल क्वांटिटी का जो यूनिट आएगा वो टाइम का यूनिट ही आना चाहिए, ठीक। ये डायमेंशन जो आएगा, या कह सकते हैं कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो ये डायमेंशन टाइम के बराबर ही आना चाहिए, या टाइम के डायमेंशन के बराबर ही आना चाहिए, ठीक। ये क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो यहाँ पे इस RC को मैं एक नया नाम दूंगा, RC को हम लोग बोल देंगे क्या, RC को मैं नया नाम दे रहा हूँ, लेट कर लेता हूँ टाउ, ठीक। इसको बोलेंगे हम लोग टाइम कांस्टेंट टाउ, ठीक। तो यहाँ से मैं इन दोनों चीज़ों को रखते हुए Q0 हमको मिला हुआ है और यहाँ पे क्या मिल गया, RC। ये दोनों वैल्यूज, RC को मैंने मान लिया टाउ, ये दोनों वैल्यूज उठा करके मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, ठीक। यहाँ से देखिए क्या आएगा, अब मैं यहाँ से इसकी वैल्यू फिर से लिख देता हूँ, तो QT की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, QT ये कितना आ जाएगा, Q0 VC की वैल्यू हो गई 1 माइनस e टू द पावर माइनस T/टाउ, ठीक। ये हमको मिल गया ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर एंड टाइम कांस्टेंट। अगेन मैं बोर्ड को थोड़ा सा और शिफ्ट करता हूँ, यहाँ तक हम लोग आ गए, हमको ट्रांजिएंट चार्ज का इक्वेशन मिल गया, ठीक। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये चीज़ यहाँ से मैं आगे फिर से पढ़ने जा रहा हूँ, देखिएगा। अब QT का इक्वेशन तो मिल गया हमको, हम लोग अब क्या करेंगे, यहीं से QT वर्सेस T ग्राफ बनाएंगे, ठीक। ट्रांजिएंट चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ, QT वर्सेस T ग्राफ। यहीं से हम लोग चाहें तो IT की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, dQT/dt करके, आगे हम कर लेते हैं। पहले QT वर्सेस T ग्राफ देख लेते हैं। तो हम क्या बनाने जा रहे हैं आगे, QT वर्सेस T ग्राफ, ठीक। QT वर्सेस T ग्राफ कितना आएगा, अब देखिए मैंने ग्राफ बनाने के लिए बताया हुआ था कि डिफरेंट टाइम्स पर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ट्रांजिएंट चार्ज की, और उसको उठा करके ग्राफ में पुट कर देंगे। तो पहली चीज़ तो समझ में आ रहा होगा कि एक्सपोनेंशियल टाइप का ग्राफ आएगा, चूँकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। दूसरी चीज़ 1 माइनस है, ठीक, तो कुछ इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, 1 माइनस करेंगे तो इधर भी T टू द पावर माइनस में है, तो कुछ इंक्रीजिंग टाइप ग्राफ आएगा। तो इसको मैं अलग अलग डिफरेंट टाइम पर इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, ताकि आपको कन्फर्म रहे कि क्या आ रहा है, ठीक। तो देखिए पहले मैं निकालूंगा QT एट T इक्वल्स टू 0, एट T इक्वल्स टू 0। QT एट T इक्वल्स टू 0 कितना आ जाएगा, यानी कि इसको मैं लिख रहा हूँ Q0 की वैल्यू, Q0 की वैल्यू क्या आ रही है, पहली वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप लोग 0 पुट करेंगे T की वैल्यू 0 हो जाएगी। T की वैल्यू जब 0 होगी तो e टू द पावर 0 आ जाएगा, और e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक। यानी कि ये क्वांटिटी आ रही है 0 के बराबर। Q0 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 के बराबर। ऐसे भी आप जानते हैं जब टाइम 0 था तो हाँ मैंने पहले ही ले रखा था कि चार्ज क्या होगा, 0 होगा उस समय, तो Q0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा केस है हमारा, हम लोग निकालेंगे QT एट T इक्वल्स टू टाउ, ठीक। T इक्वल्स टू टाउ के लिए ले रहा हूँ मैं, टाइम कांस्टेंट के बराबर। अब इस पर क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे Q0 है, अंडर ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस T/T है, टाउ अपन टाउ हो जाएगा। टाउ अपन टाउ होने का मतलब ये -1 आ जाएगा, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो QT क्या आ जाएगी, यानी Q टाउ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, Q0 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर -1, ठीक। इसको लिख लेता हूँ मैं, यह आ जाएगा Q0 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1/e, Q0
अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1/e की वैल्यू कितनी होती है, ये मैंने बताया हुआ था 0.368। ये निकाल सकते हैं आप लोग, जानते हैं e की जो वैल्यू होती है 2.718 होता है। तो 1/e करके देख लीजिए, ये आएगा। ठीक, तो 1/e की वैल्यू ये आ गई। अब इसकी वैल्यू 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका Q0 इंटू 63.2 0.632। ठीक, 0.632 ये आ जाएगा। यानी कि जो हमारा वैल्यू आ गया Q टाउ की वैल्यू वो कितनी आ गई, Q टाउ ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.632 टाइम्स ऑफ Q0। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब देखिए Q टाउ की वैल्यू मिल गई। अब हमको निकालना है Q इनफाइनाइट। तो Q इनफाइनाइट मैंने पीछे निकाला हुआ था, आपको अगर याद हो तो Q0 मैंने वहीं से लिखा हुआ था, Q इनफाइनाइट निकाला हुआ था, वहाँ से आया था CV और CV को मैंने क्या माना था Q0। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे Q इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q0 के बराबर। ठीक, यहाँ से हो रहा है QT t 0 पर चार्ज 0 है हमारा। उसके बाद एट t टाउ पर हमारा आ गया 0.632 इंटू Q0। ठीक, और इनफाइनाइट टाइम पर कितना आ गया, Q0 आ गया। ठीक, अब देखिए इसी को लेकर के मैं आगे ग्राफ बनाऊंगा QT वर्सेस T ग्राफ। तो QT वर्सेस T ग्राफ आएगा क्या, मैं ये नीचे ड्रा कर देता हूँ। आज मेरा कैमरा थोड़ा सा ऊपर लग गया है तो ऊपर का कुछ पोर्शन कट रहा है यहाँ पे, तो इसी ध्यान रखिएगा, कुछ कटे तो मैं नीचे कर लूँगा उसको। इधर मैं ले रहा हूँ QT और इधर मैं ले रहा हूँ T। ठीक, ये टाइम एक्सिस हो गई और ये क्या हो गया, ट्रांजिएंट चार्ज। अब इस पर होगा क्या, अगर मैं कहीं पे यहाँ पे Q0 मान लूँ, Q0 ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है। ठीक, तो हमारा ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, t = 0 पर, यानी कि जब हम यहाँ पे होंगे किसी पॉइंट पे तो यहाँ पे हमारा ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। ठीक, t = 0 पे QT की वैल्यू 0 आ गई। जब हम t = टाउ ले रहे हैं, मान लेते हैं कि कहीं पे यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे क्या मैंने लिया स्मॉल t, सॉरी यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, स्मॉल t ये होगा ना, स्मॉल t = टाउ। तो यहाँ पे हमारा जो चार्ज आ रहा है वो Q0 का कितना आ रहा है 63.2%, यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.632 ऑफ Q0। ठीक, ये हमारी वैल्यू है। ये कुछ मिलेगी कहाँ, यहाँ पे आएगी वैल्यू, ये हमारा पॉइंट मिलेगा। पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट यहाँ मिला, दूसरा पॉइंट यहाँ मिला, तीसरा पॉइंट कहाँ पे है, जैसे ही मैंने Q को इनफाइनाइट किया इधर, तो ये हमारा चार्ज क्या हो गया, मैक्सिमम Q0 के बराबर हो गया। ठीक, तो हमारा जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ ग्राफ इस तरह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा इस तरह से। ठीक, आप देख पा रहे होंगे t = टाउ पर क्या है, ये ग्राफ यहाँ पे है, उसके बाद t = 0 पर था और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हुए फाइनली क्या हो गया, Q0 के बराबर हो गया। अब अगर टाउ की वैल्यू हम इससे बढ़ा लें, इसको मैं अगर टाउ 1 कर दूं और मैं कहीं टाउ 2 ले लूं, तो टाउ 2 अगर मैं लूँगा ग्रेटर करूँगा तो क्या होगा हमारा ये हमारा ऐसे हो जाएगा कुछ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टाउ 2, यहाँ पे टाउ 2 क्या है ग्रेटर देन टाउ 1 लिया हुआ है। ठीक, अब ध्यान से देखिए टाउ 2 ग्रेटर लेने का मतलब क्या है, टाउ 2 को ग्रेटर करने का मतलब यहाँ पे मैं टाउ आर माना किसको था, RC को, तो या तो हमारे R की वैल्यू बढ़ी होगी या C की वैल्यू बढ़ी होगी। अगर दोनों ही केस में हम किसी की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो जनरली होता क्या है कि जो हमारा चार्ज है वो धीरे धीरे स्टोर होगा। अगर R की वैल्यू भी बढ़ाते हैं हम लोग तो करंट स्लोली फ्लो करेगी, तो उसमें चार्ज जो होगा धीरे धीरे स्टोर होगा, यानी ये ज़्यादा टाइम लेगा। तो करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू के 63.2% तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लेगी, यानी कि यही ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा अब। ठीक, ये भी जाकर के Q0 होगा, लेकिन Q0 होने के लिए ये कहाँ पे है, इसके लिए टाउ 1 है ये और ये टाउ 2 है, यहाँ पे टाउ 2 मैंने ले रखा है, टाउ 2 ग्रेटर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, टाउ 2 को जब मैंने ग्रेटर किया तो उस केस में हमारा ग्राफ नीचे से होकर जा रहा है, यानी कि 63.2% तक पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, टाइम ज़्यादा लगा और ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक, ये हमारा QT वर्सेस T ग्राफ है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम लोग IT वर्सेस T ग्राफ बनाएंगे। अब IT वर्सेस T ग्राफ बनाएंगे तब जो हमारे पास IT का इक्वेशन होगा, तो IT निकालेंगे यहाँ से। IT की वैल्यू कितनी थी, ध्यान से देखिएगा, IT = होता क्या है
डी क्यू टी बाई डी टी। ठीक, यहाँ तक आप लोग करते चले जाइएगा, वन बाय वन अगर आप लोग नोट डाउन करते चले जाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अगर नोट डाउन नहीं करेंगे तो चीज़ें कन्फ्यूजन में चली जाएंगे, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो वन बाय वन नोट करते जाइएगा, इसमें है कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आई टी इक्वल टू डी क्यू टी बाई डी टी है। अब डी क्यू टी बाई डी टी कहने का मतलब क्यू टी है हमारा, यानी कि हम यहाँ पे ये कर सकते हैं डी डी टी ऑफ क्यू टी की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान टाउ। ठीक, इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ये क्यू नॉट है, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा जीरो। तो ये पहली क्वांटिटी हो जाएगी जीरो, दूसरी क्वांटिटी क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस टी अपान टाउ आई टी जाएगा, माइनस टी अपान टाउ का करेंगे तो वन अपान टाउ, और माइनस है तो माइनस आएगा, ये हो जाएगा प्लस। ठीक, यानी कि आई टी की जो वैल्यू आ रही है हमारी, सॉरी, जो हमारी आई टी की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। ठीक, इतनी आ गई। अब आई टी वर्सेस टी ग्राफ हमको बनाना है, तो आई टी वर्सेस टी ग्राफ कैसे बनाएंगे, मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ एक जगह, बोर्ड को थोड़ा सा शिफ्ट करके अगेन। आई टी की वैल्यू ये आ गई, अब आई टी वर्सेस टी ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, यहीं पे मैं बना देता हूँ। आई टी वर्सेस टी ग्राफ, इधर क्या ले रहा हूँ, टाइम। ठीक, फिर से हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इस इक्वेशन से क्यूटी वाले इक्वेशन से मैंने वैल्यूज फाइंड आउट किया था, उसी तरह से आप लोग इस इक्वेशन से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या वैल्यूज आएंगी, ध्यान से देखिए। अगर हम लोग आई जीरो की वैल्यू निकालें, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे आई जीरो, यानी टी इक्वल टू जीरो पुट कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने छोड़ दिया हुआ है, यहाँ पे क्यू नॉट से इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा तो यहाँ क्यू नॉट भी आया होगा, मैं क्यू नॉट छोड़ दिया हूँ। ठीक, तो क्यू नॉट यहाँ आएगा, ये चीज़ है। अब यहाँ पे आई जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने ध्यान दिया अभी। आई जीरो की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ ई के पावर में जीरो रखेंगे तो ई के पावर में जीरो हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे जीरो रखा ई के पावर में जीरो हो गया, और जैसे ही जीरो करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी वन के बराबर हो जाएगी, ई टू द पावर जीरो, ये वन हो जाएगा। ठीक, या हमारे पास बचेगा क्या, आई जीरो की वैल्यू ये बच जाएगा क्यू नॉट अपान टाउ के बराबर। ठीक, अब दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए। क्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी, सी वी के बराबर, अपान टाउ की वैल्यू कितनी थी, आर सी के बराबर, यानी ये आ जाएगा कितना, वी अपान आर के बराबर। ये वी बराबर वी इक्वल टू आर क्या है, ये मैक्सिमम करंट है जो कि हमारे सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक, तो ये हमारा आई जीरो की वैल्यू आ गई वी अपान आर के बराबर। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमारा क्या आएगा, जब हम लोग टी की वैल्यू दूसरी चेंज करेंगे, टी की वैल्यू में क्या पुट करने जा रहा हूँ अगेन, अब टाउ। ध्यान से देखिएगा, जब आई टाउ की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, आई टाउ की वैल्यू, ठीक, तो उस केस में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या रखेंगे, टी इक्वल टू टाउ। जैसे ही टी इक्वल टू टाउ पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस वन ई टू द पावर माइनस वन, यानी हमारा ये आ जाएगा क्यू नॉट अपान टाउ ई टू द पावर माइनस वन। या ऐसी चीज़ को आप लोग सॉल्व कर दीजिए, क्यू नॉट अपान टाउ ई टू द पावर माइनस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन अपान ई, यानी कि मैंने अभी लिखा हुआ था वन अपान ई की वैल्यू कितनी होती है 0.368, वन अपान ई की वैल्यू हो गई इंटू क्यू नॉट अपान टाउ। क्यू नॉट अपान टाउ को मैंने सॉल्व किया तो आया वी अपान आर, यानी आ जाएगा ये 0.368 टाइम्स ऑफ वी अपान आर। ये किसकी वैल्यू आ गई, आई टाउ की वैल्यू। ठीक, इसी तरह से जब आप लोग आई इनफाइनाइट फाइंड आउट करेंगे तो टी के जहाँ पे इनफाइनाइट पुट करेंगे, और जैसे ही टी के जहाँ पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो वन अपान इनफाइनाइट आएगा, वन अपान इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि आई इनफाइनाइट की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी जीरो। अब देखिए हमारे पास आई की भी तीन वैल्यूज मिल गई, इन्हीं तीनों वैल्यूज़ को लेकर के मैं क्या बनाऊंगा, आई टी वर्सेस टी ग्राफ। ठीक, अब आई टी वर्सेस टी ग्राफ कितना आएगा, ध्यान से देख लीजिए ये कैसे बनेगा। तो हमारे पास जो आई की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसको मैं मान लेता हूँ आई नॉट, ये आई की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो हमारा कहीं यहाँ पे मान लेता हूँ कि हमारा आई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, अब हमारा जो कर्व है यहाँ से स्टार्ट होगा मैक्सिमम वैल्यू से, एट टी इज इक्वल टू जीरो, आई क्या है, आई नॉट के बराबर है। उसके बाद जब टी इक्वल टू टाउ लिए हैं तो यहाँ पे कहीं हम लोग ले लेते हैं
टाउ पर कितनी वैल्यू आ रही है 0.36 सॉरी हाँ 0.368 ऑफ आई नॉट। ठीक, यहाँ पे आया हुआ है वी अपान आर को मैंने आई नॉट मान रखा है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा 0.368 ऑफ आई नॉट। मैं यहाँ पे कहीं मान लेता हूँ क्या टी इज इक्वल टू टाउ, यहाँ आ जाएगा तो हमारी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से कुछ ऐसे आएगी, ये हो जाएगी, यानी कि ये पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट हमको यहाँ मिला हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, जब टी इक्वल टू इनफाइनाइट करेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि वो पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ आ रहा है वो कैसे आएगा, ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आएगा डिक्रीजिंग। ठीक, और इसे डिक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ यहाँ दिख रहा होगा आपको, फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है तो ग्राफ भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आएगा। ठीक, अब देखिए अगर मैं टी को फिर से बड़ा कर दूँ, टी इक्वल टू टाउ जो है तो टाउ की वैल्यू फिर से बड़ा कर दूँ, मैंने कहा था कि आरसी की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, तो आरसी की वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊँगा तो क्या आएगा, हमारा जो करंट ये 0 हो रहा है, ये 0 होने में टाइम ज़्यादा लेगा। टाइम ज़्यादा लेने का मतलब 0.368 जो है यानी 36.8% करंट आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमारा यही वैल्यू कहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ मैं यहाँ कर देता हूँ टाउ 2, इसके लिए क्या लिख देता हूँ मैं टाउ 2। यहाँ पर भी अगेन क्या है टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 1। तो हमारा कर्व यही वाला आएगा, वो कैसे आएगा, कुछ ऐसे आते हुए ऐसे आ जाएगा। ठीक, ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली इसमें मैंने बहुत लंबा चीज़ें लिख दिया हुआ है तो उसमें नोटिस दे रहा है बार बार, बहुत लंबा नहीं लिखा जा सकता, इसको शिफ्ट करने की एक लिमिट है, तो अगले पेज पे मुझे चेंज करना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आ गए हम, तो हमारा दूसरा ग्राफ कैसे आ रहा है, ऐसे, मतलब हमारी वैल्यू अभी भी 0 होगी आई टी की, और कितने देर बाद, ये थोड़ी देर बाद, यानी कि 0.68% पहुँचने में, 638% तक पहुँचने में, या 36.8% सॉरी 36.8% तक पहुँचने में करंट को टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो ये हमारा आई टी वर्सेस टी ग्राफ हो गया। ठीक, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने क्यू टी की इक्वेशन निकाल रखा था, आई टी का वैल्यू इक्वेशन निकाल रखा था। अब मैं इस पेज को चेंज कर लेता हूँ, क्यू टी और आई टी का वैल्यू इक्वेशन हमको मिल गया, तो इस पेज को मैं चेंज करके आगे बढ़ता हूँ। मैं दोनों इक्वेशंस को फिर से लिख ले रहा हूँ। ठीक, हमारे पास क्या था, क्यू टी की वैल्यू थी क्यू नॉट अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान टाउ। ठीक, आई टी का इक्वेशन क्या आ गया, क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपान टाउ। ठीक, ऐसे कुछ आया हुआ था हमारा क्यू टी और आई टी का इक्वेशन। यहीं से हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे, इसको पहला और इसको दूसरा कर दिया मैंने। अब हमको निकालना है वोल्टेजेज, दोनों ही कंपोनेंट्स के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो दोनों कंपोनेंट्स के क्रॉस वोल्टेज कितना कितना आएगा, तो ये भी ध्यान दीजिए, ये भी देख लीजिए यहीं पर। तो मैं वी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। वी सी की वैल्यू कितनी थी, तो आप लोग जानते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वी। ठीक, यहाँ वोल्टेज क्या होता है, उसके क्रॉस होता है, तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाई सी की वैल्यू। तो वी सी जब हमको फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, क्यू टी अपान सी कर दें। तो मैं जनरली यही करने जा रहा हूँ, वी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू टी अपान सी। क्यू टी अपान सी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्यू टी अपान सी जैसे ही करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे क्यू टी की वैल्यू है क्यू नॉट अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान टाउ अपान में सी। क्यू नॉट की वैल्यू कितनी आई हुई थी, क्यू नॉट की जो वैल्यू आई हुई थी सी वी के बराबर आई थी, यानी कि वी टाइम्स ऑफ सी से किसी कैंसिल आउट हो जाएगा, या कर देता हूँ पूरा, सी वी अपान इतना 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान टाउ होल टोटल अपान सी। ये वीडियोस थोड़ी लंबी लंबी बन रही है, क्योंकि ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि एक टॉपिक में अगर हम पूरा कंप्लीट ना करें तो चीज़ें कन्फ्यूजन में चली जाएंगी, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो हमको थोड़ा सा टॉपिक भी कंप्लीट करना है। दूसरी चीज़ किसको हम छोड़ भी नहीं सकते, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो पेशेंस रख के आप लोग वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत वीडियो लंबी है, लेकिन इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया हुआ है। अगर एक्स्ट्रा में थोड़ा सा भी इन्वॉल्व करूँ तो ये कम से कम 1.5 से 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। ठीक, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने वही काम किया हुआ है जो इसमें ज़रूरी है, बिल्कुल होना ही चाहिए। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया, आपको मिल गया वी सी की वैल्यू। अब वी सी की वैल्यू कितनी हो गई, वी टाइम्स ऑफ अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान टाउ। ठीक, इसी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं वी आर की वैल्यू। तो वी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने लिखा हुआ था अभी, वी आर इज इक्वल टू
आई टी इंटू आर, सॉरी आई टी इंटू आर, ये लिखा हुआ था। अब आई टी की वैल्यू ये है हमारे पास, इंटू आर कर देंगे तो आई टी की वैल्यू कितनी है, मैंने क्यू नॉट अपान टाउ को सॉल्व किया हुआ था, जो आया था सी बी अपान टाउ की वैल्यू आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपान टाउ इंटू आर। यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जो वी आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जा रही है, ध्यान से देखते रहिएगा। सी से सी कैंसिल आउट किया, आर से आर कैंसिल आउट कर दिया, जो वी आर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वी ई टू द पावर माइनस टी अपान टाउ के बराबर। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक वी सी का इक्वेशन है और दूसरा किसका इक्वेशन है, वी आर का इक्वेशन है। ठीक, अब इन दोनों का भी ग्राफ बनाना है, वी सी वर्सेस टी ग्राफ और वी आर वर्सेस टी ग्राफ। ठीक, ये दोनों ग्राफ भी हमको बनाने होंगे। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्यू नॉट के बारे में मैंने बता दिया। ठीक, तो आप लोगों ने देखा कि इनफाइनाइट टाइम पर जाकर के जो चार्ज था वो मैक्सिमम क्यू नॉट के बराबर हो जा रहा था। आई के बारे में बता दिया, आई जब इनफाइनाइट पर निकाल रहे थे तो क्या हो रहा था, जीरो हो जा रहा था। अब उसी टाइप का ये दोनों इक्वेशन आया हुआ है, इन्हीं से हम लोग क्या बनाएंगे वी सी वर्सेस टाइम ग्राफ और आर सी वर्सेस टाइम ग्राफ। मैं दोनों ग्राफ को एक में बनाने जा रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इसको अलग अलग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग इसको अलग भी बना सकते हैं, एक में बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो आएगा वो क्या आएगा, इधर मैं ले लेता हूँ वी सी आर वी आर दोनों, इधर वी सी और वी आर दोनों में ले रहा हूँ इस साइड में, और इधर क्या ले लेता हूँ, टाइम। ठीक, अब देखिए फिर से हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो कैसे कैसे हमको वैल्यूज मिलेगी। अगर मैं मान लूँ कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू वी होगी, यहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू वी ही होगी, तो यहाँ पे कहीं मैं मैक्सिमम वैल्यू वी मान लेता हूँ। ठीक, अब देखिए जब t इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0। e टू द पावर 0 का मतलब ये वाला क्वांटिटी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, वी सी की वैल्यू 0 आएगी। टाइम इज इक्वल टू टी पर वी सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। ठीक, यहाँ हो जाएगा वी सी इज इक्वल टू 0 में लिख देता हूँ। इसी तरह से जब वी आर की वैल्यू निकालेंगे तो उस समय क्या होगा, ये वी आर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ठीक, आप लोग रख के देख लीजिएगा, टी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ई टू द पावर 0 हो जाएगा, ई टू द पावर 0 की वैल्यू 1, यानी कि वी के बराबर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी के बराबर। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी आर की, टी बराबर 0 के लिए। अब टी बराबर टाउ के लिए आप लोग निकालेंगे, तो टी बराबर टाउ के लिए मैंने पीछे निकाला हुआ था, उसी टाइप का यहाँ भी कुछ आएगा। यहाँ पे जो वी सी है 0 से स्टार्ट हुई, ऊपर बढ़ेगी यानी वोल्टेज इसके पास बढ़ेगा। जो वी आर है ऊपर से स्टार्ट हुई, ये घटेगी, ये नीचे जाएगा। ठीक, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर हम लोग टी इज इक्वल टू टाउ की बात करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैंने ले लिया टी इज इक्वल टू टाउ, टी इज इक्वल टू टाउ पे जो वी सी है वो कुछ यहाँ आ जाएगा, कितना पॉइंट पे आता है, मैंने अभी लिखा हुआ था 0.638 ऑफ वी। ठीक, सॉरी 63.2 ये होता है, 0.632। आप भी नॉट। ठीक, ये वैल्यू आती है। इसी समय इसी टाइम पर जो हमारे वी आर की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, तो उसको भी मैंने लिखा था, वो वैल्यू कहीं यहाँ आ जाएगी। ठीक, यहाँ आने का मतलब ये होता है हमारा 0.368। ठीक, 36.8% ये होता है, 368 ऑफ वी। ठीक, ये आ जाएगा दोनों वैल्यू। अब इनफाइनाइट टाइम की बात करेंगे तो इनफाइनाइट टाइम पर देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू वी सी दे देगा। वी सी 0 से स्टार्ट है, मैक्सिमम वैल्यू वी सी किसके बराबर हो जाएगी, वी के बराबर। यहाँ पर मान लीजिए आ जाएगा वी बराबर वी सी। ठीक, और वी आर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ये लगभग कहाँ हो जाएगा, यहीं पे कहीं 0 हो जाएगा, वी आर इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों ग्राफ को मैं बनाने जा रहा हूँ। वी सी को पहले बनाते हैं, वी सी हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है, टी इज इक्वल टू टाउ पे इतना हुआ है, फिर जा करके इन्फाइनाइट हुआ है, तो ये हमारा वी सी का ग्राफ है, कुछ ऐसे आएगा। ठीक, ये पॉइंट यहीं मिला हुआ है,
इसी तरह से जो हमारा वी आर का ग्राफ आएगा वो यहाँ से डिक्रीज होते हुए आकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ किसका बन गया, ये हमारा ग्राफ हो गया वी सी के लिए और ये हमारा ग्राफ हो गया वी आर के लिए। वी सी और वी आर का ग्राफ डिफरेंट मैंने बना दिया, सॉरी एक ही बनाया हुआ है मैंने। इसी चीज़ को आप लोग डिफरेंट चाहें तो बना सकते हैं। तो क्या आपका ग्राफ क्या आ जाएगा, मैं अलग अलग बनाता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर आप लोग ये बनाएंगे वी सी वर्सेस टी ग्राफ, तो वी सी वर्सेस टी ग्राफ क्या आ जाएगा, मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका भी है तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग। और इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पे ये बना लें वी आर वर्सेस टी ग्राफ, तो ये आपका क्या आ जाएगा, अगर कहीं से ये मानता हूँ तो ये ऐसे डिक्रीजिंग आ जाएगा। ठीक, तो ये दो ग्राफ बन जाएंगे आपके, वी सी वर्सेस टी ग्राफ और वी आर वर्सेस टी ग्राफ। तो ये मैंने एक ही में दोनों ग्राफ बना दिया है, वी सी वर्सेस टी ग्राफ और वी आर वर्सेस टी ग्राफ। यहाँ तक ये पूरा डिस्क्रिप्शन था। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्वेश्चन में एक बार ये कि किस वैल्यू के लिए, यानी कि जो टाइम है, टाइम की किस वैल्यू के लिए वी सी और वी आर दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू वी सी जो है वो वी आर के बराबर कर देना है और यहाँ से टी इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लेना है। ठीक, टी की वैल्यू जैसे आप फाइंड आउट कर लोगे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम इंटरवल पर ये बराबर होंगी। हाँ, इस चीज़ को सॉल्व करके मैंने अपने इसी चैनल पर पीछे की वीडियोज में जाएंगे तो वहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांजिएंट एनालिसिस करके एक टॉपिक डाला गया है, उसमें सॉल्व किया गया है। तो वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं कि ये सॉल्यूशन ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, तो उस समय मैंने ये सब टॉपिक्स नहीं पढ़ाए हुए थे, तो डायरेक्टली स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर उसके न्यूमेरिकल्स नहीं पाए, तो मैंने न्यूमेरिकल करके डाल दिया था। तो न्यूमेरिकल उस समय का अवेलेबल है। हाँ, अब टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूँ तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो रही होंगी कि ये टॉपिक्स कैसे कैसे सॉल्व होती हैं, कैसे कैसे चीज़ें आ रही हैं, ग्राफ्स कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक, तो ये था। अब देखिए इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ एक बार में, क्या क्या आप लोगों ने देखा। मैं पिछले पेज पर चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से, सॉरी मैं स्टार्टिंग से चल रहा हूँ, इस पेज को शिफ्ट करके जहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ था। एक्चुअली इस बोर्ड को चलाना भी अपने आप में एक कला है, थोड़ा सा भी सावधानी ना बरते तो ये कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ मिट जाएगा। मैंने बहुत लंबा पेज शिफ्ट कर दिया है इसमें, देख पा रहे हैं आप लोग, ये लंबा बहुत ज़्यादा हो गया शिफ्ट। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है मेरा। ठीक, समराइज कर देता हूँ इसमें क्या क्या हुआ है। सिंपली हम लोगों ने किया क्या, सर्किट डायग्राम बनाया, कैपेसिटर को भी आर से चार्ज करना था, ये सर्किट डायग्राम बन गया मेरे पास। मैंने बैटरी लगाई, स्विच को ऑन किया, जैसे स्विच को ऑन किया हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लगा करके ये इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन से मैंने वैल्यूज रखा, यानी वी सी की जो वैल्यू रखा है वो क्यू टी अपन सी होती है, ये मैंने रखा। आप लोगों ने पढ़ रखा है क्यू इज इक्वल टू सी वी के बराबर होता है। सॉरी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको चलाना थोड़ा सा, क्यू इज इक्वल टू सी वी। हम लोग व्हाइट बोर्ड कह रहे थे तो व्हाइट बोर्ड में हम लोग डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर फंक्शंस कुछ और आने तो कुछ और ही होगा। क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपन सी के बराबर। तो वही मैंने लिखा हुआ है क्यू टी अपन सी के बराबर, प्लस वी आर की वैल्यू आई टी इंटू आर होती है, ये लिखा। उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक, सॉल्व किससे किया, वेरिएबल्स और सेपरेबल मेथड से। तो जो वेरिएबल्स एक टाइप के थे उनको एक तरफ किया, जो एक टाइप के थे उनको एक तरफ किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इंटीग्रेशन का साइन लगा के यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया, सॉरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली इनिशियल कंडीशन लगा करके। ठीक, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के बाद एक वैल्यू ये मिल गई, ये वैल्यू उठा करके पहले इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमको फाइनल इक्वेशन ये मिला। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन किया है इसके आगे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये जो हमको इक्वेशन मिला, इसी चीज़ में मैंने कुछ दाएं बाएं करके, दाएं बाएं करने का मतलब इधर उधर नहीं किया गया है, मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए इसमें मैंने कुछ क्वांटिटीज़ को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट शिफ्ट किया। उसके बाद सॉल्व किया। मैंने किसके लिए सॉल्व किया, क्यू के लिए, क्योंकि मुझे ट्रांजिएंट चार्ज क्यू की वैल्यू चाहिए थी। तो मैंने फाइनली क्यू टी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे ट्रांजिएंट चार्ज क्यू टी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब क्यू टी की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम लोगों ने कुछ चीज़ें और भी सॉल्व की इसमें, जो कि एक्स्ट्रा थी, वो भी देख लीजिए इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा सॉल्व किया गया है। ये इक्वेशन आपको दिख रहा है। इक्वेशन के बाद मैंने निकाला ट्रांजिएंट चार्ज एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी कि अगर हम इनफाइनाइट टाइम के लिए उसको छोड़ दें, सफिशिएंट टाइम दे दें कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए, तो उसमें मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर होगा, ये चीज़ मैंने निकाल लिया यहाँ से। मैक्सिमम जो चार्ज स्टोर था वो वी सी के बराबर है, जिसको मैंने एज्यूम कर लिया है क्यू नॉट, मैक्सिमम चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर। ठीक, इसके बाद क्या है, आर सी जो था
इसका मैंने डायमेंशन या यूनिट फाइंड आउट किया, तो यूनिट जो है सेकेंड के बराबर आ गई। यहाँ पे देख लीजिएगा, वोल्ट पर एम्पियर किसकी होती है, आर की, और कूलम पर वोल्ट होती है सी की। यहाँ से मैंने सॉल्व कर दिया, दोनों कट करके आ गया सेकेंड आ गया इस आर सी की वैल्यू। तो यानी कि जो आर सी था उसको हम टाइम इक्विवेलेंट कोई क्वांटिटी मान सकते थे। टाइम इक्विवेलेंट मैंने क्वांटिटी मान लिया टाउ, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक, अब चार्जिंग के केस में कभी कभी पूछ लेता है टाइम कांस्टेंट की डिफिनीशन, ये भी ध्यान रखिएगा, बता देता हूँ अभी। टाइम कांस्टेंट के केस में कभी कभी चार्जिंग के केस में टाइम कांस्टेंट की डिफिनीशन पूछ लेगा। टाइम कांस्टेंट की डिफिनीशन क्या है चार्जिंग के केस में, वह टाइम या टाइम इंटरवल इन विच आवर चार्ज इंक्रीजेज टू द, कितना आया हुआ है यहाँ पे 36%, 36.2% ऑफ फाइनल चार्ज, यानी मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट, कि जितने देर में हमारा जो चार्ज है कैपेसिटर पर वो इंक्रीज करके टोटल चार्ज का 63.2% हो जाए, उसी को क्या बोल देंगे, टाइम कांस्टेंट। ठीक, शुद्ध हिंदी में बता दिया मैंने, लेकिन आपको लिखना इंग्लिश में है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में भी आप लोग इसको बना करके लिख सकते हैं, दैट टाइम इन विच आवर चार्ज इंक्रीज टू द 63.2% ऑफ टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, इन्होंने टाइम कांस्टेंट फॉर द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब टाइम कांस्टेंट सबकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली थी, आर सी को मैंने टाउ माना और क्यू नॉट वी सी को मैंने क्यू नॉट मान लिया, इसको पुट कर दिया इसमें, तो हमको मिल गया क्यू टी वर्सेस टी इक्वेशन। ठीक, अब क्यू टी वर्सेस टी इक्वेशन मिलने के बाद फिर से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखिए बोर्ड में मुझे थोड़ा सा नीचे रखना पड़ रहा है क्योंकि कैमरा थोड़ा ऊपर लगा हुआ है मेरा। तो यहाँ से मैंने ये फाइंड आउट किया, फिर क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ के लिए मैंने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया, क्यू जीरो की वैल्यू, क्यू टी की वैल्यू, क्यू टाउ की वैल्यू, और क्यू टाउ के बाद क्यू इनफाइनाइट की वैल्यू, कहीं लिखा होगा मैंने, ये है। और इन सारी वैल्यूज़ को लेकर के मैंने ये ग्राफ बना दिया, क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ। हमारे पास क्यू टी का इक्वेशन था, क्यू टी के इक्वेशन से ही मैंने आई टी फाइंड आउट किया। आई टी की वैल्यू क्या है, डी क्यू टी बाई डी टी है। डी क्यू टी बाई डी टी को आप लोग चाहें तो इसको पाज करके, जो मैं वर्ड शिफ्ट कर रहा हूँ आपको समराइज़ कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी वीडियो को पाज करके आप लोग लिख सकते हैं, अगर पीछे कुछ छूट गया हो तो यहाँ से पाज करके लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी क्यू टी बाई डी टी करके मैंने निकाल लिया, सॉल्व किया, तो यह वैल्यू आपको हमारे पास क्यू नॉट टी पावर माइनस टी अपन टाउ वन अपन टाउ। ठीक, फिर से हमको ग्राफ क्या बनाना था, आई टी वर्सेस टी ग्राफ। तो आई टी वर्सेस टी ग्राफ बनाने के लिए फिर से हमने क्या किया, वही वैल्यूज फाइंड आउट किया, आई जीरो पर, आई टाउ पर और आई इनफाइनाइट पे, तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करके फिर से ग्राफ बना लिया ये। ठीक, इतना करने के बाद हम लोग चले गए नेक्स्ट पेज पे, इसके बाद नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे जब गए थे तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या था, दोनों का इक्वेशन मिल गया, क्यू टी और आई टी का, ये पीछे मैंने इक्वेशन निकाल रखा है। यहीं से मैंने निकाल लिया वी सी की वैल्यू और वी आर की वैल्यू, वी सी और वी आर की वैल्यू मिल गई। यहाँ से हमने वी सी वर्सेस टी ग्राफ बनाया, वी आर वर्सेस टी ग्राफ बनाया। तो मैंने क्या किया है कि दोनों ग्राफ को एक ही बना दिया है। वैल्यूज निकालने का तरीका सेम है, आप लोग पहले टी की वैल्यू जीरो रखेंगे, फिर टी इक्वल्स टू टाउ रखेंगे, फिर टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखेंगे। सारा कैलकुलेशन कर लेने के बाद ग्राफ इस तरह से बना लेंगे। अगर ग्राफ आप चाहते हैं ग्राफ अलग अलग बनाएं तो ग्राफ अलग अलग बनाने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, इस तरह से आप दोनों ग्राफ अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन था हमारा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, बहुत जल्दी वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।